हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक मलिक है और मैं आपको स्टॉक मार्केट बेसिक्स पढ़ाऊंगा। स्टॉक मार्केट बेसिक्स इस कोर्स के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स रखे हैं। बेसिकली ए टू जेड तक हम पहुंचेंगे, स्टॉक मार्केट्स के बारे में सीखेंगे। शेयर्स बाय एंड सेल कैसे किए जाते हैं, ब्रोकर क्या होता है, एनएसई बीएसई एंड डेरिवेटिव सेक्शन क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम पहुंचेंगे। स्टार्टिंग में थोड़ी सी 10-15 मिनट के लिए एक थ्योरी पार्ट मुझे कवर कराना होगा, सो प्लीज बी विद मी। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स। एक ब्रॉडर टर्म स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स, देखिए फाइनेंशियल मार्केट्स एक ब्रॉडर टर्म है और इस बारे में समझते हैं कि इस दुनिया जहान में ऐसा क्या हो गया कि हमें फाइनेंशियल मार्केट्स की जरूरत पड़ने लगी। तो समझते हैं एक स्टोरी से। स्टोरी में 4 फ्रेंड्स हैं, ए बी सी डी, और चारों ने मिला के कंपनी बनाई ABCD लिमिटेड। और इन्होंने स्टार्टिंग में 400 करोड़ की कंपनी बनाई। सबकी हिस्सेदारी बराबर 25%, और सबने स्टार्टिंग में 100 करोड़ रुपया अपना इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब बहुत मेहनत करी इस कंपनी ने, कंपनी आगे बढ़ती गई, अच्छा बिजनेस करा, 400 करोड़ की कंपनी बन गई 1000 करोड़। ठीक है, यहाँ पे सबका 100 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया बन गया, ए का भी, बी का भी, सी का भी और डी का भी। तो यहाँ तक कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, बट यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आया जब डी ने बोला कि भाई मेरा 100 करोड़ 250 करोड़ बन गया है, अब मुझे यहाँ से लेनी है एग्जिट। मुझे मेरा 250 करोड़ दे दीजिए और मैं यहाँ से एग्जिट लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये पार्टनर्स के पास गया और पार्टनर्स यहाँ पे टेंशन में आ गई। इन्होंने बोला कि भाई तेरा 250 करोड़ हम जेब में थोड़ी पड़ा है, वो तो बिजनेस में इन्वेस्ट है, और बिजनेस से अगर हम पैसा निकालेंगे तो शायद हमारी जो आज वैल्यूएशन है वो हमें ना मिल पाए, ये वैल्यूएशन कम हो जाए, हमें लॉसेस होए। तो तू जा रहा है तो जा यार, तू हमारे बिजनेस की ऐसी तैसी करके क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे पार्टनर्स फंस गए, वहां पे डी को एग्जिट नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती हुई नजर आई। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए इन सब ने गवर्नमेंट को पकड़ा। इन्होंने गवर्नमेंट को पकड़ा और बोला, मिस्टर गवर्नमेंट आप इधर आइए, आपने कहा था कि कंपनी शुरू करिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, टैक्सेस भरिए, हम सब ने ये सब कुछ करा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम फंस गए, अब बताइए हम क्या करें। तो गवर्नमेंट ने बोला, भाई डी तो एक काम कर, तो एक पार्टनर ढूंढ ई जो तेरे को तेरा 250 करोड़ रुपया दे दे। ठीक है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकला, बट व्हाट इफ डी को ई नहीं मिला। अगर डी को ई नहीं मिला तो फिर डी कैसे एग्जिट लेगा। तो उस केस में डी को बोला गया, तो छोटे 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 इन्वेस्टर्स ढूंढ जो तेरे को मिला के 250 करोड़ रुपया दे दे। तो वहां पे प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व होती हुई नजर आई, क्योंकि वहां पर जो ए है, बी है, सी है और डी जो चला गया, उसकी जगह गवर्नमेंट ने बोला कि भाई डी की हिस्सेदारी तुम छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को दे दो, और वहां पे तुमने अपनी जेब से कुछ पैसा नहीं देना, वहां पे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आके तुम्हारी कंपनी में उनकी प्रोपोर्शन में हिस्सेदारी बन जाएगी, और यहाँ पे डी को एग्जिट भी मिल गया। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम अच्छी खासी सॉल्व होती हुई नजर आई। प्रॉब्लम का नाम है एग्जिट ऑप्शन फॉर प्रीवियस इन्वेस्टर्स कह लीजिए, को फाउंडर्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, और यहाँ पर एक लिक्विडिटी क्रिएट होती हुई नजर आई। तो यहाँ पर प्रॉब्लम 1 सॉल्व होती हुई नजर आई कि हमें फाइनेंशियल मार्केट्स की जरूरत क्यों पड़ने लगी, एक एग्जिट ऑप्शन के लिए और प्रीवियस इन्वेस्टर्स के लिए लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे स्टॉक मार्केट्स या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स का होना बहुत जरूरी है। तो सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे रेजिंग मनी या फिर कैपिटल, कुछ भी कह लीजिए। देखिए अगर मैं कंट्रीज की बात करूं, USA या फिर यूके, अगर मैं इन कंपनीज की बारे में बात करूं, सॉरी इन कंट्रीज के बारे में बात करूं, तो यहां पर इनका प्राइम प्रायोरिटी स्टॉक मार्केट्स की या फाइनेंशियल मार्केट्स की ये है कि पैसा रेस करने के लिए इनको यहां पे प्राइम प्रायोरिटी होती है स्टॉक मार्केट्स के लिए। बट अगर मैं बात करूं इंडिया जैसी
कंट्री के लिए, तो वहां पर हमारी प्राइम प्रायोरिटी हमेशा एग्जिट ऑप्शन रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है या सेबी है या जो भी अथॉरिटीज हैं, वो ये कहते हैं यार किसी भी प्रमोटर को मैं फंसने नहीं दूंगी, किसी भी इन्वेस्टर को मैं फंसने नहीं दूंगी, किसी भी को फाउंडर को मैं यहाँ पर फंसने नहीं दूंगी। अदरवाइज कोई भी यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स में अपना पैसा देगा नहीं या फिर लेगा नहीं, क्योंकि कोई भी अगर यहाँ पे फंस गया, उसका पैसा फंस गया, तो स्टॉक मार्केट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स जैसी कोई भी चीज हमें नजर नहीं आएंगी। तो वहां पे इंडिया का गोल बिल्कुल क्लियर है, वहां पे फर्स्ट ऑप्शन इनका हमेशा एग्जिट ऑप्शन रहेगा। सेकंड ऑप्शन इज ऑलवेज रेजिंग कैपिटल। समझते हैं ये सेकंड ऑप्शन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर वही अपने पुरानी स्टोरी लेते हैं, ABCD लिमिटेड। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, कंपनी 1000 करोड़ की बन गई। उसके बाद इन्होंने कहा कि यार हमें बहुत सारे ऑर्डर्स आने लग गए, हमें मशीनरी लेनी है, हमें कुछ भी करना है, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करनी है या कुछ भी करना है, सबकी हिस्सेदारी 25% है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा यार थोड़ा सा ना पैसा चाहिए, पैसे की जरूरत है, और यहाँ पे लोन नहीं लेना चाहते, क्योंकि लोन पे ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहते, तो पैसा फिर भी चाहिए। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे इन्होंने कहा अपनी 25% हिस्सेदारी को कर दो 20%, ए की भी, बी की भी, सी की भी, डी की भी, और जो रेस्ट 20% बचा कंपनी का, उसको सेल पे लगा दीजिए। ऑब्वियसली वही ऑप्शन है कि कोई नया पार्टनर ढूंढ लीजिए, या फिर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ढूंढ लीजिए जो मिला के इस 20% स्टेक को खरीद ले, उसका पैसा ये कंपनी को दे दे, कंपनी के साथ यहाँ पे हिस्सेदारी शेयर कर ले, कंपनी को यहाँ पर पैसा मिल जाएगा और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इनका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आई और यहाँ पर कैपिटल रेज हो गई कंपनी से। सो मेनली ये दो रीजंस ही हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के बनने के लिए। ऑब्वियसली बहुत सारे और रीजंस भी हैं कि कई जगह गवर्नमेंट बोलती है या फिर अथॉरिटीज बोलती हैं कि आपको फाइनेंशियल मार्केट्स में निवेश करना ही पड़ेगा, आपको शेयर्स निकालने ही पड़ेंगे, तो वो एक अलग बात है। बट मेनली दीज टू आर द मेन रीजंस। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए यहाँ पे बात चल रही थी फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट्स को हम ब्रॉडली क्लासिफाइड कर सकते हैं दो चीजों के अंदर। वन इज द कैपिटल मार्केट and another one is the money markets। तो क्या होती हैं कैपिटल मार्केट्स, क्या होती है मनी मार्केट्स, देखते हैं। देखिए जब भी किसी कंपनी को पैसा रेज करना होता है फॉर मोर देन 1 ईयर, तो वो कैपिटल मार्केट्स में एंटर करती हैं। कैपिटल मार्केट्स के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स। क्या होते हैं स्टॉक्स, क्या होते हैं बॉन्ड्स, आइए समझते हैं बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में। स्टॉक्स क्या होते हैं? कंपनी है, कंपनी को बेसिकली तोड़ दीजिए बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स में, तो इसकी जो सिंगल मोस्ट यूनिट है उसको हम बोलते हैं शेयर या फिर स्टॉक। और जो भी इस शेयर को ओन करता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। सो बेसिकली शेयर क्या होते हैं? कंपनी की छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, इनको बोला जाता है शेयर्स। अब कितनी रेशियो में ये कंपनी के शेयर्स निकाले जाते हैं वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर कंपनी है, कंपनी ने कहा कि मैं अपने 100 शेयर्स क्रिएट करती हूँ और एक शेयर है मेरा, 100 शेयर है और एक शेयर मेरा 100 रुपए का ही है लगभग, तो कंपनी कितने की हो गई? 10,000 रुपए की। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। बॉन्ड्स क्या होते हैं यहाँ पे? बॉन्ड्स आर नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है? इस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है कि हम इतने
पैसा इन्वेस्टर्स से रेज करेंगे और इन्वेस्टर्स को एवरी मंथ या फिर एवरी क्वार्टर या फिर एवरी ईयर इतना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसा देंगे इन इंटरेस्ट। और जब भी उसकी मेच्योरिटी आएगी, मतलब जब भी बॉन्ड की पेमेंट करने का टाइम आएगा, तब हम फुल पेमेंट उसकी जितना लिया था वहां पे हम पेमेंट कर देंगे। तो बॉन्ड्स क्या होती हैं? बॉन्ड्स आर बेसिकली डेट इंस्ट्रूमेंट्स। जब भी कंपनीज को डेट लेनी होती है तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, और जब भी इक्विटी डाइल्यूट करनी होती है तो वो शेयर्स इशू करते हैं। शेयर होल्डर्स को पैसा वापस नहीं मिला जाता, बॉन्ड होल्डर्स को पैसा वापस मिल जाता है। सो दीज आर टू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स। बात करते हैं मनी मार्केट्स के बारे में। अब जब भी कंपनीज को 1 ईयर से कम के लिए पैसा चाहिए तो वो अपने स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स थोड़ी लाएंगी, अपनी इक्विटी थोड़ी डाइल्यूट करेंगी, वो वहां पे सिक्योरिटीज, लिक्विड सिक्योरिटीज क्रिएट करेंगे, लाइक कॉल बिल्स, कमर्शियल पेपर्स। सो दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट्स। बेसिकली जैसे कोई भी कंपनी को सैलरी पे करनी है अपनी, और उनको पेमेंट आएगी कुछ 3 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद इनकी कोई ऑर्डर साइकिल है, वहां से इनको अच्छी खासी पेमेंट आएगी। बट आज कंपनी में कैश क्रंच चल रहा है, आज सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है एम्प्लॉयज को, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो कंपनीज मनी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करती हैं, वहां से पैसा रेज कर लेती हैं, वहां से पैसा रेज करके अपना वर्किंग कैपिटल या फिर सैलरीज या फिर कुछ भी फाइनेंस करती हैं। एंड जब उनके पास पैसा आ जाता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो वो अपनी सिक्योरिटीज वापस लेके पैसा बाजार में दे देती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट्स। नाउ द कैपिटल मार्केट्स कैन बी फर्दर classified into primary markets and secondary markets। तो क्या होती हैं प्राइमरी मार्केट्स, क्या होती हैं सेकेंडरी मार्केट्स, आइए समझते हैं। प्राइमरी मार्केट्स का मतलब है कंपनीज अपने शेयर्स क्रिएट कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार के लिए कंपनी अपने शेयर्स क्रिएट कर रही है। इससे पहले कंपनी ने कभी शेयर्स क्रिएट नहीं करे, तो कंपनी अपने शेयर्स क्रिएट कर रही है और वो इन्वेस्टर्स को पिच कर रही है, डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को पिच कर रही है, इन्वेस्टर्स आप हमारी कंपनी में शेयर्स खरीदिए, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको शेयर्स इशू करेंगे। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस का नाम है IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सबसे पहली बात जो कंपनी पब्लिक होती है, शेयर्स इशू करती है, इन्वेस्टर्स की फंडिंग आती है, उसे बोला जाता है IPO एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट्स। देखिए IPO एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है, यहाँ पे अच्छा पैसा बनाने का मौका होता है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्वियसली IPO एक लेंदी प्रोसेस होता है कंपनी के पर्सपेक्टिव से, बट इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अच्छा माना जा सकता है। कभी कभी क्या होता है, जनरली एक 2-3 दिन की विंडो होती है, उस विंडो में क्या किया जाता है, IPO खुलता है कंपनी का, कंपनी एक प्राइस बैंड क्रिएट करती है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए से 102 रुपए, एक एग्जांपल लिया है। कंपनी कहती है कि मेरे एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए से 102 रुपए के बीच में, अब आप इसमें बिडिंग करिए कि आपको कितने में हमारा शेयर लेना है, 100 में लेना है, 101, 102, कितने में आपको लेना है। और ये लॉट्स में ले सकते हैं, ये लॉट्स में इनके शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक लॉट की वैल्यू जो है वो लगभग 14-15 हजार रुपए के आसपास होती है। मतलब अगर यहाँ पर 100 रुपए का कोई शेयर हुआ तो उसका लॉट नियरली 150 रुपए होगा या फिर 145 होगा, इसी रेंज में उसका लॉट होगा। तो उस लॉट में हमें बिडिंग करनी होती है, हमें अपनी कुछ डिटेल्स, पैन कार्ड और DPID वगैरह भरनी होती है और वहां पे सबमिट करना होता है। उसमें हमारे पैसे 4-5 दिन के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। और अगर हमें IPO
अगर हमें आईपीओ अलॉट होता है तो हमारे पैसे डेबिट हो जाते हैं, हमें शेयर्स आ जाते हैं उसके अगेंस्ट, और अगर नहीं होता तो ये पैसे हमारे अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्राइमरी मार्केट्स एंड आईपीओ। सेकेंडरी मार्केट्स की बात करते हैं और बात करेंगे उसी स्टोरी से जो हमारी स्टोरी थी ABCD वाली। यहाँ पे डी ने एग्जिट लिया था और इसके बदले छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आ गए थे, तो यहाँ पे स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई थी। डी को तो एग्जिट मिल गई, बट जब ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आ गए थे ABC और ये इन्वेस्टर्स, अब यहाँ पे इन इन्वेस्टर्स को, किसी भी इन्वेस्टर्स को एग्जिट लेनी है तो वो कहाँ पे जाएगा बेचारा, वो क्या करे, तो वहां पर फिर से फंस गई। लेकिन गवर्नमेंट ने तो बोला हुआ है ना, मैं किसी भी इन्वेस्टर को फंसने नहीं दूंगी। तो वहां पर गवर्नमेंट ने सोचा है यार ये तो एक कंपनी है ABC, ऐसी कितनी लाखों कंपनियां होंगी, XYZ, EFG, कितनी सारी कंपनियां होंगी जहां पे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होंगे। तो वहां पे इन इन्वेस्टर्स के लिए एक मार्केट क्रिएट कर दी कि आपके पास जितने भी शेयर्स हैं, अगर आपको एग्जिट लेना है तो आप वहां पर मार्केट में जाइए, और यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी होंगे जिनको ये शेयर्स लेने होंगे, इनको इनमें इन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना होगा, ABCD XYZ EGF इनमें इन्वेस्ट करना होगा। वो ये शेयर्स बाय कर सकते हैं किन से, जिनमें से जो भी ये शेयर होल्डर्स हैं जिनको स्टेक बेचना होगा। तो यहाँ पर इस मार्केट को बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट्स और स्टॉक मार्केट्स। तो यहाँ पे ये जो बाइंग एंड सेलिंग होती है शेयर्स की, आप इन्वेस्टर्स और बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, बेसिकली इनको बोला जाता है स्टॉक मार्केट्स या फिर सेकेंडरी मार्केट्स। तो यहाँ पर इसीलिए सेकेंडरी मार्केट्स का जन्म हुआ, स्टॉक मार्केट्स का जन्म हुआ, कि वहां पर ये इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर लें और यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर्स पहले जिन्होंने एंट्री ले रखी है वो यहाँ पर एग्जिट ले सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स एंड स्टफ। अब हम अपने स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ गए हैं। हमने शुरू किया था कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्यों जरूरी है, कैसे कैसे बढ़ते हम वहां से एक टॉपिक पे पहुंच गए, स्टॉक मार्केट्स। अब हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने वाली हैं। तो हेडिंग डालते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो जो सबसे पहली टर्म है वो है मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया। तो मेजर स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं इंडिया के, वो जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो क्या है स्टॉक एक्सचेंजेस? बेसिकली जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज करने हैं। स्टॉक एक्सचेंज करने की प्लेस को बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्वियसली इसको स्टॉक मार्केट से इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं हम, बट द मेन टर्म इज स्टॉक एक्सचेंज। तो कौन से दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के? वन इज द NSE एंड अदर इज द BSE। NSE stands for National Stock Exchange, National Stock Exchange, and BSE stands for Bombay Stock Exchange, Bombay Stock Exchange। BSE is the oldest stock exchange of Asia। ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है पूरे एशिया का। NSE थोड़ा सा यंग है। कब शुरू हुआ था NSE? 1992 में। तो दीज आर टू मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया। भाई अगर लेमन टर्म में बात करें तो क्या है, बेसिकली एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अगर एक फ्रूट मार्केट है तो वहां पर क्या मिलेगा? वहां पे एप्पल्स मिलेंगे, बनानास मिलेंगे, मैंगोस मिलेंगे, ग्रेप्स मिलेंगे, और भी बहुत सारे टाइप्स के फ्रूट मिलेंगे। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस पे क्या मिलता है? एक्सचेंजेस पे ऑब्वियसली स्टॉक्स मिलेंगे, स्टॉक्स की बाइंग एंड सेलिंग होंगी। तो यहाँ पर HDFC बैंक मिलेगा, रिलायंस मिलेगा, TCS मिलेगा, ITC मिलेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर मिलेगा,
ब्रिटानिया मिलेगा, नेस्ले मिलेगा और भी बहुत सारे टाइप्स के स्टॉक्स मिलेंगे। कितने स्टॉक्स हैं? 5000 से 6000 स्टॉक्स हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं बट इतने तो है ही। तो यहाँ पर स्टॉक्स की ट्रेडिंग पॉसिबल किसके थ्रू है? एनएससी और बीएससी के थ्रू है। यहीं पे ही किसी को अगर स्टॉक बाय या सेल करना है तो यहीं पे ही आकर करना पड़ेगा। सो दीज आर टू मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया। यहां पर हम बात ज्यादा एनएससी की करेंगे, रीजन बीइंग एनएससी में लिक्विडिटी थोड़ी सी हाई है। लिक्विडिटी का क्या मतलब है? यहां पर जो बायर्स और सेलर्स हैं कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोपोर्शन में है एज कंपेयर टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। रीजन बीइंग एनएससी थोड़ा सा एडवांस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, और यहाँ पे लिक्विडिटी तो ज्यादा है ही। जब 1992 में एनएससी बना तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे थोड़ी सी कम हो गई ट्रेडिंग होनी। रीजन बीइंग एनएससी एक रेवोल्यूशन लेके आया। एनएससी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक बेस ट्रेडिंग होनी पॉसिबल हो गई। अदरवाइज उससे पहले क्या होता था, एक रिंग होती थी, रिंग के अंदर बायर्स और सेलर्स घूमते रहते थे और क्लाइंट्स के स्टॉक्स बाय और सेल करवाते रहते थे। तो जब एनएससी आया तो रिंग बेस्ड ट्रेडिंग बंद हो गई और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हो गई। तो काफी इजी हो गया सिस्टम और काफी इजी बाइंग और सेलिंग को बनाया एनएससी में। तो इसलिए यहां पर ज्यादा बात एनएससी की हम करा करेंगे, बीएससी की बात थोड़ी कम की जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टॉक इंडेक्स की। क्या होते हैं स्टॉक इंडेक्स बेसिकली? देखिए, अगर किसी को जानना हो कि बाजार का आज रुख क्या था, बाजार आज ऊपर था या बाजार नीचे था, किसी से कोई पूछे तो सामने वाला बंदा क्या जवाब देगा कि यार आज एचडीएफसी बैंक ऊपर था, आज रिलायंस नीचे था, आज टीसीएस ऊपर था, आज इन्फोसिस नीचे था। तो यार बाजार में 5-6 हजार शेयर है, सबका एक एक करके थोड़ी नाम लेता जाएगा और उसकी रेशियो बताता जाएगा और उसका चेंज बताता जाएगा। तो इस वजह से बाजार का एक स्नैपशॉट बनाना बहुत जरूरी था, और उस स्नैपशॉट को हमने नाम दिया स्टॉक इंडेक्स या फिर स्टॉक इंडाइसिस। इंडेक्सेस सिंगुलर, इंडाइसिस आर प्लूरल। तो यहां पर एक पार्ट लिया गया मार्केट का, कुछ शेयर्स को मिला के यहां पर एक इंडेक्स बनाया गया। और कौन से दो मेजर इंडाइसिस हैं इंडिया के अंदर? वन इज निफ्टी एंड अदर वन इज सेंसेक्स। देखिए, ये आपने सुना ही होगा कि निफ्टी आज ऊपर थी, सेंसेक्स आज नीचे था। तो ये हमारे दो मेजर इंडाइसिस हैं, वेरी पॉपुलर इंडाइसिस। समझते हैं कि ये इंडेक्स कैसे बने और क्या इनकी क्वालिटीज हैं। आई एम सॉरी, सेंसेक्स इज 30 ओके। तो कैसे बने, बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 क्या है? बास्केट है किसकी? 50 शेयर्स की। कौन से 50 शेयर्स की? जिनकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। आइए देखते हैं, ये जो मैंने इतना भारी वर्ड यूज कर दिया इसको तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि फ्री फ्लोट क्या होते हैं। हमारे पुराने एग्जाम्पल में से ही समझते हैं, जब एबीसीडी लिमिटेड थी हमने कहा था कि इनको पैसों की जरूरत है, इनके पास 100% होल्डिंग थी, इन्होंने 20% होल्डिंग्स रिटेल इन्वेस्टर्स को बेच दी। अब इनके पास कितने परसेंट होल्डिंग है? 80% होल्डिंग्स। बाकी 20% होल्डिंग्स किसके पास है? रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। और ये इन्वेस्टर्स रोज मार्केट्स में जाकर बाइंग सेलिंग करते रहते हैं, बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। तो यहां पर इस 80% होल्डिंग्स को क्या बोलेंगे? नॉन फ्री फ्लोट। भाई ये जो शेयर्स हैं नॉन फ्री फ्लोट हैं, ये बाजार में रोज बाय और सेल नहीं होते, जबकि बाकी 20% जो है ये फ्री फ्लोट है, ये रोज बाजार में
बाय और सेल होते हैं। तो ये है डिफरेंस फ्री फ्लोट और नॉन फ्री फ्लोट शेयर्स का। बात करते हैं मार्केट कैप की। मैंने पहले भी बताया था मार्केट कैप इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेयर्स, जितने उस कंपनी के शेयर्स हैं इनटू उसका प्राइस कितना चल रहा है। तो यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैप को जोड़ें तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो सपोज यहाँ पर एबीसीडी के 100 शेयर्स हैं तो 80 शेयर उसके नॉन फ्री फ्लोट है, 20 शेयर उसके फ्री फ्लोट है। और यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कौन से वाले चाहिए, फ्री फ्लोट। सपोज उसका प्राइस 100 रुपए ही है तो यहां पर उसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितनी हो गई, 2000 रुपए। तो हमने यही जानना है कि जिसकी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है ऐसी 50 कंपनियां दे दो और इस बास्केट में डाल दीजिए तो हमारा निफ्टी 50 कंप्लीट हो जाएगा। क्या सेम प्रोपोर्शन में डालना है, नहीं, अलग अलग प्रोपोर्शन में डालना है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर रिलायंस डाल दीजिए 10% ले लें अगर एग्जांपल, यहाँ पे टीसीएस डाल दीजिए वो भी 10% ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक डाल दीजिए वो 8% ले लीजिए, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर डाल दीजिए 5%, यहाँ पर आईटीसी डाल दीजिए 5%। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनीज होनी चाहिए और उनकी अलग अलग प्रोपोर्शन के हिसाब से यहाँ पे हमने एक इंडेक्स बना दिया, इंडेक्स का नाम दिया निफ्टी 50। सेंसेक्स भी सेम है बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, टॉप 30 कंपनीज, निफ्टी ने वो 30 नंबर ना लेके 50 नंबर ले लिया, बस इतना ही डिफरेंस है। निफ्टी जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी वैल्यू दी गई थी, बेस वैल्यू बोलते हैं इसको, 1000 रुपीज, और वहीं से अब निफ्टी बढ़ते 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 बढ़ रहा है, जितना भी बढ़ेगा 10,000, 20,000, 30,000 वो इसी बेस वैल्यू पे बढ़ेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट two major stock indices of India. One is Nifty 50, other one is the Sensex. यहां पर एक चीज और बात करेंगे कि भाई हमने इंडेक्स तो बना लिया, उसकी क्वालिटीज तो बताओ कि इंडेक्स में एक्चुअली होना क्या चाहिए, क्वालिटीज ऑफ अ गुड इंडेक्स। कि हमने इंडेक्स तो बना लिया, उसकी क्वालिटीज भी तो पता होनी चाहिए कि उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक्चुअल में। इंडेक्स की सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए कि इट शुड बी डाइवर्सिफाइड। इंडेक्स हमेशा हमेशा डाइवर्सिफाई होना चाहिए, मतलब कि निफ्टी का एग्जांपल लें तो 50 कंपनी है तो ऐसा नहीं है होना चाहिए यार कि सारी उसमें बैंकिंग शेयर्स डाल दीजिए आप कि भाई सारे बैंकिंग के शेयर्स हैं, मैंने उसमें एचडीएफसी बैंक डाल दिया, कोटक बैंक डाल दिया, यस बैंक डाल दिया, पीएनबी डाल दिया, फेडरल बैंक डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो पूरे बाजार की ट्रू पिक्चर नहीं बता पाएगा। तो वहां पर हमें उसको डाइवर्सिफाई, मतलब यहाँ पे बैंक्स के शेयर्स भी होने चाहिए, यहाँ पे ऑटो के शेयर्स भी होने चाहिए, ऑटोमोबाइल, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के शेयर्स भी होने चाहिए, यहाँ पे आईटी के शेयर्स भी होने चाहिए, यहाँ पर फार्मा के शेयर्स भी होने चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स दवाइयां बनाती हैं जो, और यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स के भी होने चाहिए, यहाँ पर एफएमसीजी भी होने चाहिए, और भी यहाँ पे ऑयल एंड गैस। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, यहाँ पर इंश्योरेंस भी होने चाहिए, इंश्योरेंस के शेयर्स। तो यहां पर ये सारे सेक्टर्स के शेयर्स होने चाहिए, तभी वो डाइवर्सिफाइड इंडेक्स बनेगा और मार्केट की ट्रू पिक्चर बताएगा। अदरवाइज वहां पर वो थोड़ा सा बायस्ड हो जाएगा, अदरवाइज किसी भी एक सेक्टर की वेटेज उसके अंदर ज्यादा रह गई। तो अ गुड इंडेक्स शुड ऑलवेज बी डाइवर्सिफाइड। दूसरी क्वालिटी वहां पर ये होनी चाहिए कि यार उसको मैनेज प्रोफेशनली करवाओ, अथॉरिटीज से प्रोफेशनली मैनेज
मतलब वहाँ पे स्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होनी चाहिए और वहाँ पे रेगुलरली रिवाइज्ड अपडेट्स होने चाहिए इंडेक्स के अंदर, जो जिसकी कैपिटलाइजेशन कम होती जा रही है उनको निकालो और जिसकी बढ़ती जा रही है उनको डालो। तो यहाँ पर सही तरह से डाइवर्सिफाई होना चाहिए, सही तरह से इसकी ट्रेडिंग होनी चाहिए, सही तरह से इसकी पोजीशनिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनली मैनेज होना चाहिए बेसिकली। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है कि सब होने के बाद भी ये ट्रू पिक्चर दिखाए बाजार की, कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि स्टॉक्स गिर रहे हैं बट इंडेक्स चढ़ रहा है, या इंडेक्स चढ़ रहा है और स्टॉक्स गिर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक्स गिरे तो इंडेक्स भी गिरना चाहिए, या फिर इंडेक्स बढ़े तो स्टॉक्स भी बढ़ने चाहिए। तो वो एक ट्रू पिक्चर दिखाए। अगर वो ट्रू पिक्चर नहीं बता रहा तो फिर इंडेक्स का मतलब ही नहीं ना, इंडेक्स का मतलब ही नहीं होना चाहिए, तो इंडेक्स ही बेकार है। तो यहाँ पे ये तीन फैक्टर्स होने बहुत जरूरी है एक गुड इंडेक्स के अंदर। देखिए यहाँ पर अलग अलग इंडाइसेस हैं और उनको बनाने के अलग अलग तरीके हैं। हर इंडेक्स अपने आप में एक अलग तरीके से बना हुआ है। कोई कहता है नहीं यार मैं इस इंडेक्स की बास्केट में 50 शेयर नहीं 500 शेयर डालता हूँ। कोई कहता है नहीं यार 30 में भी काम चल जाएगा। कोई कहता है 225 का भी बहुत है इंडेक्स। कोई कहता है 50 ही बहुत है। तो ये सब अपने आप में इंडिपेंडेंट है। हर इंडेक्स अपने आप में चल रहा है। कोई कहता है नहीं यार 500 में बहुत है, कोई कहता है 50 बहुत है, कोई कहता है 225 भी कम है। सो दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी जगह अच्छा कामकाज करते हैं। कोई कहता है यार इस बास्केट में ना मैं जो स्टॉक्स का सिलेक्शन करूंगा ना वो प्राइस के बेस पे करूंगा। मतलब जिसका सबसे ज्यादा प्राइस होगा ना उसके बेसिस पे मैं इंडेक्स में एंट्री दूंगा। मतलब अगर मैंने इस इंडेक्स में 50 कंपनीज डालनी है तो ऐसी 50 कंपनीज लेकर आओ जिनका प्राइस सबसे ज्यादा है। ठीक है, जिनका प्राइस सबसे ज्यादा है वैसे वैसे मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट दे दी। कोई कहता है ठीक है यार प्राइस के बेसिस पे सिलेक्शन कर लो बट वहां पे वेटेज इक्वली देनी पड़ेगी। 50 कंपनीज है प्राइस के बेस पे कर लो बट यहां पर इक्वल वेटेज दे दो। तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वली वेटेड। इक्वली वेटेड इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस, यहाँ पे सबकी हिस्सेदारी बराबर है। कोई कहता है नहीं यार मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे सिलेक्शन करिए और इक्वली वेटेड ना देके कुछ और बेसिस पे करिए। हमारी इंडिया वाले क्या कहते हैं नहीं यार फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे सिलेक्शन करेंगे और निफ्टी बनाएंगे, निफ्टी में 50 कंपनीज ही डालेंगे, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत ही डिस्कशन वाला मैटर है कि 50 सही है कि 500 सही है कि 225 ठीक है। सबकी अपनी अपनी सोच है, उस हिसाब से सबने अपने अपने अलग अलग इंडेक्स बना रखे हैं। आइए देखते हैं कुछ मेजर कंट्रीज के इंडाइसेस। यूएसए के कौन से इंडेक्स हैं, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJIA, ये एक प्राइस बेस्ड इंडेक्स है। और S&P 500, यहाँ पे 500 कंपनीज को मिला के इंडेक्स बनाया गया है, तो ये भी चल रहा है। और देखा जाए तो सिंगापुर, सिंगापुर के इंडेक्स का क्या नाम है, SGX। जापान, जापान के इंडेक्स का क्या नाम है, निकेई 225। यहाँ पे 225 शेयर्स हैं जापान के इंडेक्स में। और कौन से हैं यहाँ पर, चाइना, चाइना के इंडेक्स का क्या नाम है, SSE। यूरोप, यूरोप के इंडेक्स का क्या नाम है, फुट्सी, फुट्सी बोलते हैं FTSE। और हमारे इंडिया के निफ्टी एंड सेंसेक्स।
ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेक्टोरल इंडाइसिस। सेक्टोरल इंडाइसिस क्या होते हैं? अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स। देखिए, मैंने आपको बताया है यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं इंडिया में, लाइक बैंकिंग सेक्टर, आईटी, आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मा, ऑटोमोबाइल्स, इंफ्रा, कंज्यूमर गुड्स, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पे, ऑयल एंड गैस। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उन सबका अलग अलग इंडेक्स भी बना रखा है हमने, और इन सबका नाम दे रखा है। इनके आगे निफ्टी लगा दीजिए, तो ये इंडेक्स बने हुए हैं हमारे यहाँ पे। बैंक निफ्टी, आईटी निफ्टी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी सीजी, निफ्टी ओएनजी, यहाँ पर सबके इंडाइसेस बने हुए हैं। सबकी बेस वैल्यू 1000 है, मतलब सबके इंडेक्स 1000 से शुरू हुए हैं और बढ़ते बढ़ते अब बढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ी हमें सेक्टोरल इंडाइसेस बनाने की? सपोज कोई मेजर न्यूज आती है और वो सिर्फ बैंक्स को इफेक्ट करती है, सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स को इफेक्ट करती है, तो वहां पे हम निफ्टी एज अ होल को क्यों देखेंगे? हम वहां पे सिर्फ बैंक निफ्टी को देखेंगे। वहां पर हम सिर्फ बैंक निफ्टी को देखेंगे कि भाई बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे उस न्यूज को देख के इफेक्ट हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। तो वहां पर ऐसे केसेस में सेक्टोरल इंडाइसिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वहीं पे हमने अलग अलग सेक्टर्स के इंडेक्स बना रखे हैं। सो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी आर टू मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ट्रेडेड इंडेक्स है हमारे यहाँ के, अच्छी वॉल्यूम है यहाँ पर, और इंडेक्स के तौर पे इंडिया में ये दोनों इंडेक्स बहुत ही फेमस है। इन दोनों इंडेक्स में अच्छी खासी वॉल्यूम देखने को मिलती है, और ट्रेडिंग के लिहाज से ये दोनों ही इंडेक्स बेस्ट है। औरों में भी होती है, बट स्टिल बैंक निफ्टी और निफ्टी में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग देखने को मिलती है।